नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी की रात। दोस्तों, मेरी सास ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वो मेरे पति की मां नहीं बल्कि बहन लगती थी। वो इतनी जवान लगती थी कि जो भी मेरी कोई जानने वाली मेरे घर आती तो अपने बेटे के लिए मेरी सास का हाथ मांगती। मैं तंग आ गई थी। एक दिन मेरा 25 साल का भाई दुबई से आया तो मेरी सास को देखकर आशिक हो गया। उसे लग रहा था कि मेरी सास नहीं, मेरी ननद है और मैं झूठ बोल रही हूँ उससे ताकि ये रिश्ता ना हो। एक दिन हमने देखा कि मेरी सास नहीं मिल रही। मेरे पति ने बहुत तलाश की पर वो नहीं मिली। फिर एक खत मिला जिसमें मेरी सास ने लिखा था कि वो मेरे भाई के साथ। मेरे पैरों तले से जमीन उस वक्त निकली जब मुझे वो खत मिला जिसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन यकीन करो मैं जहाँ भी हूँ बहुत मजे में हूँ, अपनी जिंदगी के मजे ले रही हूँ। आखिर जिंदगी के हसीन लम्हों पर कुछ मेरा भी तो हक है, इसलिए मैं अमित के साथ घर छोड़कर चली गई हूँ। आगे जो लिखा था मुझे पढ़कर शर्म आ गई। गौरी बेटा, शाम में बिल्कुल देर मत करना, वक्त पर तैयार हो जाना, आज लड़के वाले आ रहे हैं। माँ ने खुशी में चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा रखा था। मैं मंदिर में खड़ी थी ताकि ऊपर वाले से वो सब मांगू जो मुझे चाहिए। आप सुन रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ। वैसे आपस की बात है, लेकिन मुझे सास नाम डायन से बहुत डर लगता है। कोई ऐसा चमत्कार कर दो ना कि मेरी सास अपनी दुनिया में मग्न रहे, उसके कुछ अपने ऐसे काम हो जो वो मुझ पर नजर ना रख सके, बस सारा वक्त बिजी रहे ताकि मैं अपने पति के साथ सुकून से वक्त बिता सकूं और उनसे ढेर सारी बातें करूं, और वो बस जब घर लौटें तो सिर्फ मेरी सुने। प्लीज मेरी प्रार्थना सुन ले। बाहर निकली तो माँ ने सारा घर सर पर उठा रखा था। सफाई सुथराई, शाम के तैयारियां, सब ऐसे हो रहे थे जैसे कोई त्योहार हो। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ये कोई पहला रिश्ता तो नहीं था जो मेरे लिए आ रहा था। मैंने कहा, माँ ये सब करने की क्या जरूरत है? कौन सा ये सब कुछ पहली बार हो रहा है मेरे साथ? मेरी माँ बोली, अरे बेटा, ये सब तो करना ही पड़ता है, आखिर अच्छा लड़का भी तो देखना है। माँ मुस्कुराते हुए बोलती हुई आगे चली गई। दोस्तों, शाम के वक्त मैं सिंगार टेबल पर बैठी हुई शीशे के सामने सजी संवरी थी और सोच रही थी, पता नहीं मेरा होने वाला पति कैसा होगा, मुझे प्यार भी करता होगा कि नहीं, पता नहीं उसे कैसी लड़की पसंद होगी, और ससुराल वाले कैसे होंगे। माँ मुझे नीचे से आवाज देने लगी, इसका मतलब था वो लोग आ चुके थे। मैंने दुपट्टा ठीक किया और नीचे उतर गई। माँ ने मुझे जल्दी से ट्रे पकड़ाई और मैं अंदर कमरे में दाखिल हो गई। टेबल पर ट्रे रखकर मैंने अपनी सासू माँ, मतलब मेरी होने वाली सास के पैर छुए और सामने सोफे पर आकर बैठ गई। सास के बिल्कुल साथ मेरे वो बैठे थे। शर्म से मेरी आंखें इस कदर झुकी हुई थी कि मैं नजर भर उन्हें देख भी न सकी। कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरा नाम गौरी है और मैं एक पारंपरिक पूर्वी घराने में पली बढ़ी हूँ। मेरी जिंदगी भी आम सी रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी शादी के बातें उठने लगे थे, लेकिन किस्मत कुछ ऐसी रही कि एक के बाद एक रिश्ता आता और कुछ न कुछ समस्या हो जाती। कभी मेरी पढ़ाई कम होने का बहाना होता तो कभी ज्यादा, कभी मेरे कद या रंग को लेकर एतराज होता तो कभी किसी और वजह से। वक्त गुजरता गया और घर वालों की फिक्र बढ़ती गई कि मेरी उम्र निकलती जा रही थी और अब शादी के बारे में सोचना जरूरी था। फिर एक दिन अचानक ये खबर मिली कि रिश्ते वालों ने हाँ कर दी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। या तो मेरी शादी कहीं होती ही नहीं थी या अब हो रही तो इतनी जल्दी। ये रिश्ता हमारे करीबी रिश्तेदारों के जरिए आया था। लड़के का नाम राहुल था। वो एक गंभीर और नेक इंसान था और एक अच्छी नौकरी भी करता था। सबने फैसला किया कि ये रिश्ता अच्छा है और मेरी माँ समेत घर वालों ने खुशी से हाँ कर दी। लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और था। समस्या ये थी कि रिश्ते की बात होते ही राहुल के परिवार वालों ने कहा कि शादी जल्द से जल्द करनी होगी।
उनके मुताबिक ये शादी इसी महीने में होनी चाहिए, वरना कुछ वजहों से देरी मुमकिन नहीं हो सकेगी। 1 हफ्ते बाद ही मेरी सगाई का कह दिया था और फिर 5 दिन बाद शादी। दोस्तों, मेरी माँ इस कदर जल्दीबाजी से कुछ परेशान हुई। उनके ख्याल में शादी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी करना मुमकिन नहीं था, और वैसे भी मेरा भाई दुबई में था जो मेरी शादी में शामिल होने के लिए खास वक्त लेकर आना चाहता था। मेरी माँ ने राहुल के परिवार से कहा कि कम से कम कुछ महीनों की मोहलत दे दी जाए, ताकि भाई को भी वक्त मिल जाए कि वो अपनी बहन की शादी में शामिल हो सके। लेकिन राहुल के परिवार की तरफ से ये जवाब आया कि शादी बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही होनी है और वो कोई देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस जल्दीबाजी ने हमें सबको बेहद फिक्रमंद कर दिया। मेरी माँ परेशान थी और भाई को भी जब ये बात मालूम हुई तो उसने भी दुबई से अपनी नाराजगी का इजहार किया कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है। उसने कहा कि वो अपनी छुट्टियों को तय करके जरूर आना चाहता है, लेकिन उसे कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। लेकिन शायद नसीब को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, एक तरफ दिल चाह रहा था कि शादी से इनकार कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सब घर वालों को लगा कि कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। 1 हफ्ते के अंदर शादी के शहनाई बज गए। यूं लगता था जैसे सारी खुशियां अचानक मिल गई हों। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई और अब सब उसमें मेरे होने वाले पति का नाम ढूंढ रहे थे। 5 दिन बाद शादी की रस्म भी तय कर दी गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी की एक बड़ी खुशी जल्दीबाजी में मेरे हाथों में आ रही हो। शादी के दिन भाई की गैर मौजूदगी की वजह से मैं उदास थी, लेकिन मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि शायद ये जल्दीबाजी भगवान की मर्जी हो और इसमें मेरी भलाई हो। एक शानदार मंडप के नीचे हमारी शादी की रस्म जारी थी। हर तरफ खूबसूरती और रोशनी का एक हसीन संगम था। मंडप को फूलों, गुलाब की पंखुड़ियों और सुनहरी लड़ियों से ऐसे सजाया गया था कि वो किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। दीपक की मध्यम रोशनी और महकते फूलों की खुशबू ने एक अलग सा माहौल बना रखा था। मैं लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में हाथों में मेहंदी रचे एक घूंघट के पीछे बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज थी और आंखों में एक बेचैनी सी थी। हालांकि सब कुछ मेरे सामने था, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, नहीं अपने पति की एक झलक देख पाई थी, क्योंकि घूंघट ने मेरे इर्द गिर्द एक पर्दा सा डाल दिया था। मेरे दिल में कई ख्याल और जज्बात थे, जैसे दिल में मोहब्बत और नयापन, एक नया सफर शुरू होने की खुशी और कुछ घबराहट भी। दोस्तों, हर बार जब मुझे महसूस होता कि शायद वो मेरे करीब हैं, दिल में एक अजीब सी झिझक पैदा हो जाती। ये शख्स मेरी जिंदगी का साथी होगा, ये सोचकर दिल को सुकून भी मिलता और एक हल्की सी घबराहट भी। जब हमारे फेरे शुरू हुए तो मैंने अपनी दुआओं में अपने नए रिश्ते के लिए प्यार और अच्छी जीवन की मन्नत मांगी और दिल में एक वचन लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, मैं इस रिश्ते को पूरी मोहब्बत और जिम्मेदारी से निभाऊंगी। शादी की पहली रात थी और मैं दिल में अनजानी सी घबराहट और खुशी के मिले जुले एहसास लिए कमरे में बैठी थी। आंखों में वह मंजर बार बार आ रहा था जब मेरे घर वालों ने मुझे विदा किया था। उनकी आंखों में मोहब्बत, खुशी और जुदाई का वह दर्द जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। एक लम्हे में अपनी जिंदगी का हर खूबसूरत मंजर जैसे आंखों के सामने से गुजरता दिखाई दे रहा था। यह सोचकर दिल भारी हो रहा था कि आज मैं अपनी पहचान, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़कर एक नए सफर पर निकली हूँ। कमरे में एक खामोशी थी और मैं दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इतने में दरवाजा खुला और राहुल कमरे में दाखिल हुए। मेरी दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए और मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए मेरे घूंघट को धीरे से उठाया। उनकी आंखों में एक नर्म मोहब्बत और प्यार की झलक थी, जैसे उन्होंने मेरे हर एहसास को समझ लिया हो। उनके चेहरे पर वह मुस्कुराहट और आंखों में वह मेहरबानी ने मेरी घबराहट को कम कर दिया। उनकी निगाहों में मेरे लिए इश्क और मोहब्बत का एक एहसास था, जिसने मेरी जिंदगी के नए सफर को एक खूबसूरत आगाज दे दिया। शादी के सिर्फ 3 रोज बाद मेरी सास अपनी सर्जरी के लिए चली गईं।
शायद इसी परेशानी की वजह से उन्होंने शादी में जल्दीबाजी की थी। घर में अचानक एक खामोशी सी छा गई थी और जैसे ही हमें अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला, मेरी तो जैसे मौजें हो गई। दोस्तों, नई शादी और जिंदगी का यह शुरुआत मेरे और राहुल के लिए यादगार बन गया। हम दोनों ने मिलकर उन चंद दिनों को ऐसे गुजारा जैसे वक्त का कोई हिसाब ही न हो। राहुल ने मेरे लिए खास डिनर प्लान किए, कभी मुझे शहर के खूबसूरत जगह की सैर करवाई और कभी हम दोनों ने फिल्में देखकर पूरी रात जागकर बातें की। यह दिन हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और कीमती लम्हे थे। हमने एक दूसरे को जाना और हंसी खुशी के वह पल बांटे जो हमेशा याद रहेंगे। हर लम्हा जैसे एक नए रंग में ढला हुआ था और राहुल की मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। एक दिन दोपहर को अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैंने समझा कि शायद राहुल होंगे या कोई करीबी रिश्तेदार। जैसे ही मैंने दरवाजा खोली तो सामने एक नौजवान लड़की को देखकर हैरत में डूब गई। वह लंबे बाल, चमकते चेहरे और दिलकश मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल 18 साल की लड़की की तरह लग रही थी। मैं कुछ कह भी ना पाई कि उसने अपनी पहचान करवाई। अरे, पहचाना नहीं? मैं शांति देवी हूँ, तुम्हारी सास। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी सास, जो कुछ दिन पहले ही सर्जरी के लिए गई थी, आज एक नई जिंदगी और नए रूप में सामने खड़ी थी। 50 साल की औरत अब बिल्कुल 18 साल की लग रही थी। मैं हैरान और परेशान उनको देखती रह गई। उन्होंने हंसकर कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया कि सर्जरी की वजह से उनकी सेहत में इतनी बदलाव आई कि वह खुद को बिल्कुल नया महसूस कर रही हैं। उनकी जिंदगी में यह बदलाव वाकई हैरत करने वाली थी। हमने उन्हें अंदर बुलाया और फिर हम सब ने मिलकर खूब बातें की। मेरी सास की यह तब्दीली घर में खुशियों और हैरत की बात बन गई। दोस्तों, मेरी सास ने चंद महीने पहले प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। उनकी उम्र तो 50 के करीब थी, लेकिन अब वह 18 की दिखाई देने लगी। गोरी रंगत, चेहरे पर चमक और एक जवानी भरा अंदाज। जब भी मेरी कोई दोस्त या रिश्तेदार उन्हें देखती तो हैरान रह जाती और अब तो लोग मुझसे उनके रिश्ते की बात करने लगे थे और अक्सर लोग समझते थे कि कोई पुरानी रिश्तेदार या कोई कजीन हमारे घर रहने आई है। अब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में तो ये बातें मुझे भी दिलचस्प लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह मजाक अब मेरी जिंदगी में उलझने पैदा कर रहा है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद मेरी सास की शख्सियत में जैसे एक नई जान आ गई थी। उनका रवैया और निजी जिंदगी बदलने लगा था। वह जो पहले एक सिंपल और आम औरत थी, अब उन्हें फैशन और अच्छी दिखने का शौक हो गया था। कपड़ों का चुनना पहले के मुकाबले में बिल्कुल अलग हो गया था। वह अब कम उम्र की लड़कियों जैसी कपड़े पहनने लगी, जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा नौजवानों पर जचते थे, नौ रुझानों के मुताबिक थे। पहले जहां वह सादा सा कपड़ा पहनकर खुश रहती थी, अब उन्हें अलग और बोल्ड डिजाइन पसंद आने लगे थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हर पहलू जैसे बदलने लगा। अब वह अक्सर शाम को तैयार होकर पार्टियों में जाने लगी। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना उनकी आदत बन गया। वह अक्सर शाम को बाहर निकल जाती और कई बार रात को देर से वापस आती। हमें यह सब देखकर हैरत होती, क्योंकि यह सब उनके पहले वाले मिजाज के बिल्कुल अलग था। दोस्तों, इससे पहले वह ज्यादातर घर के कामों में बिजी रहती और अपने ख्याल में रहती, लेकिन अब वह जैसे अपनी जिंदगी को नए अंदाज से जीना चाहती थी और इसमें किसी की राय या नाराजगी की परवाह नहीं करती थी। यह बदलाव सबके लिए हैरत का वजह थी। कभी कभी मैं सोचती कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ा और दबाया है और अब वह इस सब को वापस पा लेना चाहती हैं। मगर यह सब बदलाव मेरे पति के लिए मुश्किल साबित हो रही थी। उनके लिए यह कबूल करना मुश्किल था कि उनकी माँ, जो हमेशा एक जिम्मेदार और अच्छी पत्नी रही है, अब इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही है। उनकी रातों को देर से वापस आना और पार्टियों में जाना घर के माहौल में भी बेचैनी पैदा करने लगा था।
दुबई से वापसी पर मेरे भाई का जहन तरोताजा और जिंदगी के नए तजुर्बों से भरपूर था। उसने कई साल वहाँ बहुत मेहनत की थी और घर आते ही वो चाहता था कि कुछ दिन आराम करे और अपने लोगों के साथ वक्त गुजारे। एक दिन वो हमारे घर आया तो मेरी सास की मौजूदगी ने उसे चौंका दिया। उसके जहन में यह सवाल उठा कि इतनी जवान और खूबसूरत औरत भला कैसे मेरी सास हो सकती है। वो मुझसे मजाक करने लगा कि शायद मैं उसे बहलाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लग रहा था कि वो बस हंसी मजाक में कह रहा है। दोस्तों, शुरुआत में तो मैंने भी उसके रवैये को एक हंसी मजाक ही समझा। मेरा भाई और मेरी सास कभी कभार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, हंसते और बातें करते। एक दिन मैंने देखा कि वो दोनों बाग में बैठे एक लंबी बातचीत कर रहे हैं। उस वक्त तक मुझे उनकी दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि खुशी होती थी कि मेरा भाई अपनी हंसी मजाक से सबको खुश रखता है। मगर कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि वो मेरी सास की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव दिखा रहा है। वो अक्सर उनसे मिलने के बहाने तलाश करता और उनकी पसंदीदा चीजें लाने की कोशिश करता। चाहे बात किसी खास चाय की हो या कोई खुशबूदार गुलाब का फूल, वो हमेशा कुछ ना कुछ लाता ताकि उनकी खुशी का बात बन सके। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे गहरी होने लगी। मेरी सास भी, जो अब तक ज्यादा वक्त अकेले ही गुजारती थी, अचानक अपने नए दोस्त की मौजूदगी में खुलने लगी। उनकी हंसी और खुशी जाहिर होने लगी थी। ये बात मुझे उलझन में डालने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये ताल्लुक सिर्फ एक इत्तेफाकी दोस्ती है या कुछ और। एक दिन मैंने अपने भाई से सास के बारे में साफ साफ बात की, अपने घरवालों के सामने। सभी ने गवाही दी कि वो मेरी ही सास है, लेकिन मेरा कमक्ल भाई नहीं माना। पता नहीं क्या जादू किया था इस बुढ़िया ने कि वो आपे से बाहर हो गया और किसी की बात सुनने के बजाय घर से बाहर निकलकर चला गया। हम सब अपना सर पकड़कर बैठ गए। पिताजी की कोशिश थी कि अमित वापस बाहर चला जाए, लेकिन भाई अपनी ही मर्जी के मालिक थे। दोस्तों, मेरे पति ने भी महसूस किया कि उनकी माँ खुश है, मगर उन्होंने इसे कभी गंदी नजर से नहीं देखा। शायद यह एक इंसानी फितरत है कि जब हमें किसी से सच्चा और मोहब्बत भरा सुलूक मिलता है तो हम खुद को उसमें खो देते हैं। मेरे भाई और सास के ताल्लुक में भी शायद यही बात थी। मेरे भाई को शायद एक ऐसा साथी मिल गया था जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकता था, और मेरी सास को किसी का सहारा मिल गया था जो उनकी जिंदगी में एक नया रंग भरने वाला था। वक्त गुजरने के साथ मेरी सास और भाई की बातें गहरी हो गई। वो अक्सर एक दूसरे से जिंदगी की बातें करते, अतीत की यादें ताज़ा करते और एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी महसूस करते। मगर इस बढ़ते ताल्लुक ने मेरे दिल में डर को जन्म दिया। मैं सोचती थी कि कहीं उनका ये ताल्लुक हद से न बढ़ जाए, क्योंकि ये हालात हम सबके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। उस वक्त तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस मसले का सामना कैसे करूं। अब वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि कमरे में बंद होकर अंदर घंटों पता नहीं क्या करते थे। मेरा भाई अक्सर दोपहर में मेरी सास से मिलने आता था। मैंने आज पहले से अपनी सास के कमरे में एक कैमरा सेट कर दिया ताकि देख सकूं कि अंदर क्या होता है। भाई के जाने के बाद मेरी सास नहाने चली गई। इस चीज ने मुझे और टेंशन में डाल दिया था। मैंने जल्दी से वो कैमरा निकाला और देखा मेरा भाई और मेरी सास एक ही चादर में मौजूद हैं, और ये देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हैरत की बात तो ये थी कि शांति देवी की शरीर भी मेरे भाई को उसकी असल उम्र न बता सकी। हाय मेरे भगवान, मासूम और कमक्ल भाई। दोस्तों, मैं जिस घर में रह रही थी उसमें ऐसे काम हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और फिर मैं खुद अपनी सास से बात करने चली गई। मैंने कहा, आप अमित को अपनी असल उम्र बताती क्यों नहीं है? मेरे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? इतनी लोगों में आपको वही मासूम मिला था। छी छी, मुझे आपसे घिन आती है। मैं गुस्से में आपे से बाहर हो चुकी थी कि एकदम मेरी सास खड़ी हुई। बोली, बात सुनो, अपनी हद में रहो। तुम्हें मैंने अपना बेटा दिया, कुछ बोली मैं। अब तुम मुझे अपना भाई दे दो। उम्र क्या है, सिर्फ एक तारीख। कोई यकीन नहीं करता कि मैं तुम्हारी सास हूँ।
अब तुम सबको जाकर बताओ, सबको बताओ जाओ। मैं इस बात पर हैरान रह गई कि कितनी घटिया सोच है उनकी। कोई फायदा नहीं है। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो मेरी सास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सोचा शायद बाजार या किसी दोस्त के घर गई होंगी, मगर शाम होने तक जब वो वापस न आई तो परेशानी होने लगी। मेरे पति और मैंने घर का कोना कोना छान मारा, उनके कमरे से लेकर घर के पिछले हिस्से तक हर जगह तलाश की। मोहल्ले वालों से पूछा, उनके दोस्तों को फोन किया, मगर कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये स्थिति हम सबके लिए परेशान करने वाली थी और 2 दिन गुजर गए, मगर उनका कोई सुराग न मिला। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी बेचैनी बढ़ती गई। इस अचानक गायब होने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। तीसरे दिन जब हम सब मानसिक रूप से थक चुके थे तो एक खत मिला। खत को देखकर मैं चौंक कर उसे खोला और जैसे जैसे उसके अल्फाज मेरे सामने आते गए, मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मेरी सास ने लिखा था कि वो मेरे भाई के साथ जा रही हैं। उन्होंने अपने खत में इस फैसले की वजह बताते हुए लिखा कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी खुशियों को अहमियत दे रही हैं। उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी में वो खुशियाँ कभी नहीं आई जो अब मुझे महसूस होती हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा जिंदगी में जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी खुशियों को छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपनी खुशियों के पीछे जाना चाहती हूँ। यानी वो अमित के साथ गई थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। आखिर अमित इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? जरूर बुढ़िया ने उसे उकसाया होगा। उसकी ही ख्वाहिश थी ये दुनिया देखने की। आज मैंने अपने इकलौते भाई को भी खो दिया था, लेकिन अब पछताने का क्या मतलब? खत पढ़कर मेरे पति पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो गुमसुम होकर बैठ गए। उनकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये उनकी अपनी माँ है जिन्होंने ये इतना गलत फैसला कर लिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ, जिन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, किस तरह अचानक सब छोड़कर जा सकती हैं। ये लम्हा सबके लिए एक भूकंप की तरह था, जैसे हमारी बुनियादें हिल गई हों और पता नहीं इसका असर कहां तक पड़ने वाला था। खानदान में ये बात फैलते ही जैसे कोहराम मच गया। रिश्तेदारों ने हमें फोन करके खूब जलेकती सुनाई और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। ये क्या किया तुम लोगों ने? अपनी माँ का ख्याल तक न रखा। मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करने लगे और हमारी इज्जत जैसे दांव पर लग गई। हर तरफ से आलोचना और इल्जामात का सामना था। खानदान वाले हैरत से पूछते, आखिर ये क्या हो गया? इस उम्र में कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है? हर एक के लिए ये बात हजम करना मुश्किल था कि किसी माँ ने अपनी जिंदगी में ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा खानदान हिलकर रह गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दोस्तों, मेरे पति और मैं अक्सर एक दूसरे को खामोश नजरों से देखते रहते। कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं बचते थे। ये हालात हमें एक ऐसी गहरी सोच में डाल गई कि शायद हम कभी उनकी खुशियों को समझ नहीं पाए थे। शायद वो सारी जिंदगी खुद को कुर्बान करके थक चुकी थी। हम सदमे और शर्मिंदगी के बोझ तले दब गए थे और जिंदगी जैसे हमें एक नए सवाल के साथ इम्तिहान में डाल चुकी थी। इस वाक्य को 1 साल बीत चुका था। एक दिन मैं मॉल में गई जहां मेरी मुलाकात अमित से हुई, जो मुझे देखते ही मेरे गले से लिपट गया और रोने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ बताओ? कहने लगा, गौरी, वो औरत नहीं जल्लाद है जो मर्द को पीती है। मुझे उससे बचाओ, बचा लो। मैं अमित को एक कोने में ले गई। तब उसने मुझे सारी बात बताई कि कैसे शादी से पहले वो औरत अमित को अपने करीब नहीं पहुंचने देती थी और कैसे शादी की रात उस औरत की नजदीकी ने अमित को उसकी असल उम्र बताई और कैसे वो हर रात उससे दरिंदों जैसा सुलूक करती है। अब अमित की जिंदगी सिर्फ एक पछतावा थी। सिर्फ अमित को उसकी असल उम्र बताई और कैसे वो हर रात उससे दरिंदों जैसा सुलूक करती है। अब अमित की जिंदगी सिर्फ एक पछतावा थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने